नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं पाठ 15 जिसका नाम है पन्ना का त्याग। बच्चों यहाँ पर हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग प्रथम आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने देखा कि खूबी लाल और उसकी जीजी किस तरह से बातें करती है और खूबी लाल जीजी को पन्ना धाय के बारे में बताने के लिए कहता है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं दूसरे भाग में क्या होता है। देखिए, सुनो बच्चों, ये सुनो कह रही है खूबी लाल की जीजी। देखिए, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। हाँ बच्चों, कहानी कहाँ की है? कहानी चित्तौड़गढ़ की है। बच्चों आप मेरे साथ जैसलमेर पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसलमेर के किले का आपने अच्छी तरह से भ्रमण किया था। आज आप यहाँ मेरे साथ चित्तौड़गढ़ चल रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की कहानियाँ सुन रहे हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के कारण चित्तौड़गढ़ में बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई थी। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बच्चों ये जो भोजराज हैं, ये भोजराज मीराबाई के पति हैं। इनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ था। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। बच्चों ये जो महाराणा संग्राम सिंह थे, इनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भोजराज था जो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और जो इनके दूसरे पुत्र थे विक्रम सिंह, वो 14-15 वर्ष के थे यानी कि छोटे ही थे, और सबसे छोटे थे उदय सिंह जो कि 7-8 वर्ष के थे। बच्चों ये जो उदय सिंह हैं, इन उदय सिंह की देखभाल ही पन्ना धाय किया करती थी। देखिए, उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह के जितना ही बड़ा। हाँ बच्चों, उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी और पन्ना धाय के भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन, जो कि उदय सिंह के जितना ही बड़ा था। बच्चों आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये जो है पन्ना धाय बैठी हुई हैं। पन्ना धाय के इस तरफ ये राजकुमार उदय सिंह बैठे हुए हैं और इस तरफ पन्ना धाय के पुत्र चंदन हैं। बच्चों ये दोनों हम उम्री थे, एक जैसी उम्र के ही थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। हाँ बच्चों, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राज गद्दी सूनी नहीं रहती, उस पर किसी न किसी का राज तिलक तो किया ही जाता है। तो राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार का ही राज तिलक करते हैं। तो यहाँ पर महाराणा संग्राम के जो दूसरे पुत्र थे, दूसरे नंबर के पुत्र थे विक्रम सिंह, उनका राज तिलक कर दिया गया, लेकिन वो भी कम उम्र के ही थे। मगर एक दासी पुत्र बनबीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। षड्यंत्र का अर्थ है साजिश। विक्रम सिंह बहुत कम उम्र के थे और एक दासी पुत्र बनबीर वो क्या चाहता था? वो चित्तौड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार चाहता था, यानी राज सिंहासन पर बैठना चाहता था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था, यानी वो उस तैयारी में था कि उसे मौका मिले और वह राज सिंहासन पर बैठ जाए। देखिए, खूबी लाल थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो जाएं और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। हाँ बच्चों, यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी राजा के यहाँ उसके अधिकतर कर्मचारी पथभ्रष्ट हो जाएं, यानी कि विपक्षी जो लोग हैं, दुश्मन जो लोग हैं, उनका साथ देने लग जाएं, तो क्या उस राजा का राज्य सुरक्षित रह सकता है? नहीं बच्चों। और अबोध यानी कि छोटे राजकुमार जिनकी की उम्र कम है, क्या वो राजनीति की चाल को समझ सकते हैं? नहीं बच्चों, छोटे बालक राजनीति की चाल को इतनी जल्दी नहीं समझ सकते।
उस समय आप लोग ही कल्पना करिए कि चित्तौड़ की क्या स्थिति रही होगी, चित्तौड़ के किले में किस तरह का माहौल होगा। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। देखिए, बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। जब जीजी खूबीलाल को चित्तौड़गढ़ के बारे में बताती है तो खूबीलाल को बहुत अधिक आश्चर्य होता है और वह कहता है सचमुच उनकी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई होगी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। क्यों हो गई थी दुर्भाग्यपूर्ण? कि उन बच्चों को समझाने वाला, उन बच्चों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। बच्चों, वो जो दासी पुत्र बनवीर था वो किसी भी प्रकार से राजगद्दी हथिया लेना चाहता था। और राजगद्दी उसे कब मिलती? जब वह दोनों राजकुमारों को मार देता, तब वह राजगद्दी का दावेदार होता। इसलिए उसने एक चाल चली। देखो क्या चाल चली। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था। उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। बच्चों, वो क्या करना चाहता था? वो राजकुमारों को बुलाकर मार देना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक यानी कांटे रहित और बाधा रहित। हाँ बच्चों, जब वह दोनों राजकुमारों को मार देगा उसके बाद वह राजगद्दी हथिया लेगा। विक्रम सिंह तो उसके धोखे में आ गया, यानी कि विक्रम सिंह की तो उन्होंने हत्या कर दी थी, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बच्चों, बनवीर जानता था कि जब तक पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा कर रही है तब तक उदय सिंह को मारना बहुत ही कठिन कार्य था। बनवीर भी जानता था कि जब पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे में मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। यानी पन्नाधाय को पता चल गया था कि ये जो बनवीर है वह नाच रंग के बहाने दोनों राजकुमारों को मारने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि महल के अधिकांश लोग बनवीर से मिले हुए थे। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी अब सब और चौकसी पर थे, यानी महल में सब जगह बनवीर के ही आदमी थे। बाहर निकलना निरापद नहीं था, यानी कि बाहर निकलना सुरक्षित भी नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए यानी कि भेद देने वाले मौजूद थे। हाँ बच्चों, पन्नाधाय की स्थिति बड़ी अजीब हो गई थी। वह राजकुमार उदय सिंह को लेकर बाहर भी नहीं जा सकती थी और महल में भी वह कहीं भी सुरक्षित जगह छिपा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह छिपाती तब भी बनवीर के जो भेदिए थे वो बनवीर को पूरी सूचना दे देते। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया जैसा कोई भी शायद नहीं कर सकेगी। हाँ बच्चों, पन्नाधाय ने जो दृढ़ संकल्प किया वह माँ होकर करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा दृढ़ संकल्प करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। देखिए, उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। बच्चों, यहाँ से पन्नाधाय की योजना चालू हो जाती है। बच्चों का नाच रंग में जाने का बड़ा ही मन होता है। पन्नाधाय ने उदय सिंह को जाने नहीं दिया, इसलिए उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह रूठकर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी यानी कि सफाई कर्मी पन्नाधाय का भक्त था। वह मैलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। बच्चों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह कीरत नाम के बारी का है, जो क्या किया करता था? जो महलों से झूठी पत्तलें ले जाया करता था और बाहर डाल दिया करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़
चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। हाँ बच्चों, पन्ना धाय ने कितना त्याग किया। आप लोग देखिए पन्ना धाय ने क्या किया, इस कीरत नाम के बारी को कहा कि भाई आप जो झूठी पत्तलों के टोकरे ले जाते हैं उसमें आप राजकुमार को सुला कर ले जाइए और ऊपर से झूठी पत्तलें डाल दीजिए। कीरत नाम के बारी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जो टोकरा था जिसमें कि झूठी पत्तलें ले जाया करता था उसमें राजकुमार को सुलाया और ऊपर झूठी पत्तलें डालकर उसे ढक दिया और महल के बाहर चला गया और पन्ना धाय के आने तक राजकुमार की रक्षा करता रहा। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था, यानी कि कीरत बारी ने जो कह दिया वह काम पूरा करके ही दम लेता था। उधर कीरत गया और इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा था। तमाशा यानी कि नाच रंग का कार्यक्रम देखकर लौटा था। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि वो साथ साथ खेलते थे और साथ साथ खाना खाते थे, इसलिए पन्ना धाय से राजकुमार के बारे में पूछने लगा। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया। शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा। हाँ बच्चों, जिस कमरे में राजकुमार सोया करते थे उस कमरे में वह चंदन को लेकर गई और वहाँ ही उसे खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। बच्चों, वो गहरी चिंता में क्यों डूबी हुई थी? क्योंकि उसे पता था कि किसी भी क्षण बनवीर आ जाएगा और उसके पुत्र को राजकुमार समझकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। बच्चों, यह बहुत बड़ी बात है। एक माँ खुद मृत्यु को प्राप्त हो सकती है लेकिन अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकती। पन्ना धाय ने जो किया वह बहुत ही अद्भुत था। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। हाँ बच्चों, आज पन्ना धाय के लिए एक बहुत कठोर परीक्षा की घड़ी थी। आज उसे अपने राजवंश की आन बचानी थी, राजवंश के आखिरी वंशज को बचाना था, जिसके लिए उसे अपनी ममता का त्याग करना था। देखिए, अब वो चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, यानी कि नींद में डूब गया। राजकुमार अबोध था क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, यानी कि बच्चों वह सोता ही रह गया। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। देखो बच्चों, इस तस्वीर में देखिए, ये पन्ना धाय खड़ी है और यह बनवीर है जो क्या कर रहा है, अपनी नंगी तलवार को लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? क्योंकि आज वह उदय सिंह के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। पन्ना से कड़ककर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, यानी कि हंसते हुए कहा। क्या कहा? पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख। बच्चों, जब किसी इंसान को किसी चीज़ का नशा होता है तब वह ऐसे ही बात करता है। यहाँ पर बनवीर को अपनी सत्ता का नशा था। आज उसे लग रहा था कि वह मेवाड़ राजवंश की गद्दी पर बैठ जाएगा, इसलिए जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा। क्या कहने लगा?
पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। बच्चों, वो विक्रम सिंह को तो मार चुका है, उसकी तो हत्या कर दी थी, अब वह उदय सिंह को मारने वाला था। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, अरे नीच पातकी, पातकी का अर्थ होता है पापी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तो उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। बच्चों, पन्ना धाय को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि अरे ओ नीच पापी, कुछ तो दया कर, तू इन छोटे छोटे बालकों को क्यों मार रहा है, तू इनको बख्श दे, मैं इनको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है खूबी, कटार का बार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए हुए बच्चे पर तलवार चला दी। जब पन्ना धाय को गुस्सा आया तो पन्ना धाय ने क्या किया, पन्ना धाय ने बनवीर को खत्म करने का प्रयास किया, बनवीर पर कटार चला दी, जिससे बनवीर को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने पलंग पर सोए हुए बच्चे पर तलवार चला दी और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेदकर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों यानी कि टूटे घरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया था, आँखों में से आंसू झर रहे थे यानी आँखों में से आंसू टपक रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी यानी खूबी लाल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ पन्ना के त्याग की कहानी पढ़ी, जिसमें आपने देखा कि पन्ना धाय ने किस तरह से अपने राजवंश के राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिली किस बात की, हमें स्वामी भक्ति की, देश प्रेम की और दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने की शिक्षा मिली। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।